नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संस्कार सिंह सारवा और आप सभी लोग देख रहे हैं 36 टॉक्स। हमार बात हमार पहचान। तो ये वीडियो 36 टॉक्स का पहला एपिसोड रहने वाला है, जिसमें कि मेरे साथ श्री राजेंद्र वाजपेयी, श्री नंद कुमार ध्रुवंशी जी हैं, जो कि हमारे आर्ट ऑफ लिविंग परिवार बागबारा के सदस्य हैं। आप दोनों का मेरे चैनल पे स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग बागबारा में कैसा चालू हुआ था, सारी चीज़ें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा राजेंद्र वाजपेयी जी से कि आर्ट ऑफ लिविंग है क्या। आर्ट ऑफ लिविंग एक आध्यात्मिक संस्था है जिसके अंतर्गत सहज रूप से लोगों को आध्यात्म के बारे में शिक्षा दी जाती है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। एक साधना होती है, दूसरी सेवा होती है और तीसरा सत्संग। इन तीनों के माध्यम से हम इतने सहज रूप से लोगों को आध्यात्म से जोड़ते हैं कि उनको मालूम भी नहीं पड़ता कि वो कब इस क्षेत्र में अपने आप को ले आए। एकदम सामान्य रूप से गीत हंसते गाते खेलते कूदते, और हम कब सेवा करना शुरू कर दिए, कब सत्संग शुरू कर दिए और कब हम साधना से जुड़ गए। इतने सहज रूप से आर्ट ऑफ लिविंग है। तो आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत लगभग बागबारा में कब हुई थी, आपको कोई आइडिया है? बागबारा में जब आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला कोर्स जो हुआ था 2008 में, 28 जून 2008 को यहाँ पहला कोर्स हुआ था, जिसमें सौभाग्य रहा कि मैं भी उस कोर्स में था। और मेरे मन में भी आता था कि आर्ट ऑफ लिविंग मतलब सब जीते हैं, सबको जीना आता है, लेकिन ऐसा क्या है इसमें कि आर्ट ऑफ लिविंग पैसा दे के सीखना पड़ रहा है, तो चलो ज्वाइन किया जाए, देखा जाए। और मैं मतलब बिना किसी आर्गुमेंट किए और फॉर्म भी भर दिया और कोर्स अटेंड कर लिया। आर्ट ऑफ लिविंग कुछ चीज़ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ हो रहा है, आपको कहाँ से पता चला था ये चीज़? उस समय हमारे बीच में आदरणीय विक्रमादित्य जी आए, जो कि हमारे शुरू से मार्गदर्शक रहे हर चीज क्षेत्र में। तो उसमें मेरी दुकान थी, दुकान में बैठे आके और मेरे को बताया कि राजू तेरे को आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करना है। तो मैं बिना कुछ पूछे, एक ब्लाइंड जो अपन मानते हैं किसी की बात को, वैसे सहज रूप से उनकी बात को मैं स्वीकार किया। मैं बोला ठीक है भैया, करूंगा मैं कोर्स, और मैं आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स को ज्वाइन किया। 2008 में सबसे पहले विक्रमादित्य जी ने यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स को लाया, और सौभाग्य ये रहा कि जो कोर्स वो कराया यहाँ पे, वो ऐसे शिक्षक हमारे को कोर्स लिए जिनका, जो छत्तीसगढ़ में जिनके घर में सबसे पहले आर्ट ऑफ लिविंग आई थी, श्री अरिजीत सिंह सोहता और डॉक्टर शैलजा चंद्राकर ने हमारा सबसे पहला कोर्स लिया, और आज भी वो हमारे शिक्षक के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स बागबारा में हुआ था, तब लगभग कितने लोगों ने वो कोर्स किया था, और उस कोर्स को करने के लिए आप, जैसे कि आप गए, आपको बोला गया कि आप करो करके, वैसे आपने भी किसी को बोला था कि चलो मेरे साथ ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो, या किस तरीके से आए थे? उसमें तो हम पहली बार जुड़े थे, हमको आर्ट ऑफ लिविंग की ABCD भी नहीं मालूम थी उस समय। वास्तव में उस कोर्स के लिए अकेले विक्रम भैया ने ही प्रयत्न किया, और चूंकि बागबारा में रहते थे, शुरू से वहीं पढ़े हैं, यहीं से वो भोपाल शिफ्ट हुए, उनकी सर्विस लगी, वो वहां से आर्ट ऑफ लिविंग बागबारा लेके आए। जब वो लेके आया तो पूरे एक एक जो उनके पुराने दोस्त थे, पुराने परिचितों को इकट्ठा किया उन्होंने, और उस समय लगभग 85 लोगों का सबसे बड़ा मेगा कोर्स हुआ था। तो आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत ही ऐसी हुई कि जहां एक साथ 85 लोग उस कोर्स को किए थे, और आज भी वो 85 लोग आर्ट ऑफ लिविंग से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इसी तरह निरंतर कोर्स अभी तक के जारी है और चल ही रहा है। जब आपने पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, आपको उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें सिखाई गई, क्या आपने सीखा वहाँ पे, क्या उस कोर्स में आपको अच्छा लगा कि आप अभी तक आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले तो हम जब कोर्स करने घुसे तो सामान्यतः सभी प्रतिभागी जितने लोग आए थे वहाँ पे, सबका आपस में परिचय कराया गया। उसके बाद सामान्य
एक्सरसाइज वगैरह हुई। एक्सरसाइज होने के बाद फिर हमको आर्ट ऑफ लिविंग क्या है इस संस्था के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई, और वहाँ से फिर कोर्स स्टार्ट हुआ। कोर्स स्टार्ट होने के बाद हमारे ग्रुप बने। ग्रुप बनने के बाद वहाँ पे सबसे पहले हमको जो सिखाया गया थर्ड स्टेज प्राणायाम, जिससे हम सभी अनभिज्ञ थे, जहाँ पे हमने एक ऐसी श्वास की प्रणाली सीखी जो उज्जयी प्राणायाम के नाम से जानी जाती है, और उज्जयी श्वास हमने सीखा। भ्रस्त्रिका हम जानते हैं भ्रस्त्रिका कैसे की जाती है, लेकिन वहाँ एक नई टेक्निक बताई गई कि भ्रस्त्रिका को भी इतने सहज रूप से हम कर सकते हैं कि बिना प्रयत्न किए और हम श्वास को लेके और आराम से छोड़ सकते हैं। और सबसे अद्भुत चीज उसमें हमको जो सीखने मिली वो है सुदर्शन क्रिया। और सुदर्शन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जो प्राण ऊर्जा को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उसको ले जा सकते हैं, और जिस स्तर में ले जाना चाहते हैं वैसा ले जा सकते हैं। पूरी तरह से हमारे मन को शांत कर देती है, और हम एक फिर अपने आप में नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। और वो सुदर्शन क्रिया के कारण ही आज तक हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, और सतत उसकी हम साधना अपने जीवन में जोड़ चुके हैं, जिसके कारण हम चाहते हैं कि हम जैसा सीखे हैं वो और भी लोग सीखें, और वो भी इस क्षेत्र में अपना सहयोग करें आके। तो जैसा कि आपने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा, सत्संग और साधना होती है, तो साधना तो जैसा कि आपने बताया कि कोर्स होते हैं, उसके अलावा लोग जैसे घर पे भी खुद से करते होंगे सीखने के बाद, और जैसे बाकी चीज़ें जैसे कि सत्संग हो गई और सेवा हो गया, वो सब आप लोग कैसे करते हैं? मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि साधना जो है वो हमारे व्यक्तिगत रूप से है, हमारे लिए है, सेवा समाज के लिए है, और सत्संग भी हमारे आध्यात्मिक ऊंचाई में जाने के लिए है। और सेवा के क्षेत्र में हमारे नंदू भैया मेरे बाजू में बगल में बैठे हैं, जो कि इस क्षेत्र में सेवा प्रमुख हैं, और इन्हीं के निर्देशन में सेवा का कार्य हमारा चलता है। आगे इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको नंदू भैया देंगे। आर्ट ऑफ लिविंग में जो हमको सेवा, सत्संग और साधना, ये तीनों से आगे बढ़ाने के लिए हमको जो एनर्जी मिली हुई है, उस एनर्जी को समाज में हम उसको किस तरह से विस्तारित करें और अपने नगर या अपने समाज या अपने देश के प्रति उसको कितना विस्तार दे पाएँ, ये हमारा प्रयास सेवा के माध्यम से हम उदाहरण देकर प्रस्तुत करना चाह रहे थे। उसके लिए हमने स्वच्छता अभियान को अपना सहारा बनाया। जन जन तक उसको पहुंचाने के लिए हम जो है एक स्कीम बनाए कि हम जो है रविवार को कम से कम 1 घंटा अपने स्थानीय नगर के लिए, नगर की सुंदरता, स्वच्छता के रूप में हम उसे लौटाने का प्रयास करें। इसलिए हमको जो आर्ट ऑफ लिविंग से जो एनर्जी मिली थी, लोगों का संगठन मिला था, तो ग्रामीण एरिया से जो देवरी आता है वहाँ से हमको 10-20 लोगों का, युवा साथियों का पूरा सहयोग मिला, और वहाँ से जो है हम उनका सहयोग लेके और हमारे स्थानीय जितने भी सदस्य जो लगभग 100-150 की संख्या में रहे होंगे, हमने वो शुरुआत की। और उसकी शुरुआत में हमने नगर के मेन जो प्रमुख मार्ग है उसकी, और अन्य सार्वजनिक जगह जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, आपका जितने भी तालाब हैं जिसमें नाइकिन तालाब, व्यापारी तालाब और ये खंबा तालाब की तो बात ही छोड़ो, इतना मतलब दयनीय स्थिति में उसकी कंडीशन थी। इतनी गंदगी को भी सहज ढंग से और स्वप्रेरित और स्वफुर्ती से काम किया कि देखने वाले दंग रह गए कि इतने जो अच्छे अच्छे परिवार से और अच्छे अच्छे विभाग से, सरकारी विभाग में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी जुड़े हैं, उनको देख के कि ऐसे जगह में इनकी पहल, तो निश्चित है कि ऐसा कोई एनर्जी इनको मिला हुआ है कि इनका जो काम करने की शैली है उसको देखते हुए आर्ट ऑफ लिविंग के प्रति उदाहरण को देख के बहुत लोगों ने इसमें ज्वाइन किया। और जब नगर में बहुत सारे कोर्स आयोजित होते हैं तो उसका बेनिफिट हमारे सदस्यों को जो घर घर पहुंच के संपर्क करते हैं, निश्चित उसका बेनिफिट मिला है। और आज भी जो है हमारे कोर्स जितने भी आयोजित होते हैं उसमें अधिकतर लोग अपना योगदान देते हैं। तो जैसा कि आपने बताया है कि बागबाहरा में आर्ट ऑफ लिविंग परिवार सेवा करती है, जैसे कि आपने बताया स्वच्छता अभियान को आपने लेकर के चला, तो उस सेवा के अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग परिवार बागबाहरा में क्या क्या सेवा प्रदान करती है, कैसे सारे लोग इस चीज़ में जुड़े रहते हैं?
सेवा का विस्तार करते हुए हमने इसमें और अलग अलग लोगों से अपना विचार विमर्श किए, सदस्यों से। तो बात आई कि हम जो है नगर के लिए स्वच्छता तो कर ही रहे हैं, तो उसमें स्वच्छ वातावरण के लिए क्यों ना हम पौधारोपण की शुरुआत करें। उसके लिए हमने कहा कि नगर में क्या है कि जैसे सघन इलाकों में हमने देखा कि वृक्षों की संख्या नहीं के बराबर है। तो हम चाहते थे कि नगर के जो भी सार्वजनिक जगह हैं, जहाँ पे हम पौधारोपण करके और उसके नियमित सेवा करके उसको वृक्ष के रूप यदि अपन कर दें और वहाँ पे कम से कम ग्रीन एनर्जी के रूप में हमको और अच्छा वातावरण मिल सके, तो उसके लिए हमने पौधारोपण भी किया। फिर हमने सोचा कि पौधारोपण तो अच्छी बात है, लेकिन जब हमको वृक्ष बनाना है तो उसमें पौधे कटते हैं और कटने के बाद मुक्ति धाम में उसका उपयोग होता था। तो हमने उसको वैकल्पिक रूप में अपनाया कि क्यों ना हम उसको कंडे से अपना मुक्ति धाम में उसको निःशुल्क या रियायती दर पे उपलब्ध कराएं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि कंडे का आप लोग बोलते थे, तो कंडा हर जगह मिलना आसान होता नहीं है। बिल्कुल और सही बाग बात। बाहर लगभग एक पूरा एकदम गांव ही नहीं सिटी है, तो बाग बाहर में आप लोग कंडे कहाँ से मिलते थे? बाग बहरा में तो हमने पहले स्थानीय स्तर पर प्रयास किया। तेंदुलता में हमारे जो गौ सेवक भाई हैं, उनके यहाँ से हमने उसको प्रोत्साहित किया कि आप छेना बनाइए और मुक्ति धाम में हम आपसे जो भी निर्धारित दर से आपसे नियमित रूप से लेते रहेंगे, तो हमको उसका भरपूर सहयोग अभी भी मिलता है। और जहाँ यहाँ पर अनुपलब्ध हुआ तो हमने दूर गांव तक भी से अपना पहुँच बनाया, मातगुड़ा से भी लेके आए या कभी तेंदुकोना से भी लेके आए। ऐसे करके हमारा वो काम जो है अधिकतम आज के डेट में बाग बहरा में लगभग 80% लोगों ने छेना से अपना अंतिम संस्कार कर हमको सहयोग भी प्रदान किया है। जैसे कि आप बता रहे थे, ये छेना कंडा जो भी आप लोग देते हो मुक्ति धाम में, तो वो निःशुल्क सेवा है या उसकी चार्जेस लगते हैं? निःशुल्क तो नहीं है, क्योंकि क्या है कि हम चाह रहे थे कि उनको किफ़ायती दर पे उपलब्ध हो और साथ साथ गौ पालकों को भी उनका रोजगार मिले और उनको आर्थिक मदद मिले। तो हम उसके लिए जो भी राशि है एक निश्चित राशि निर्धारित कर दिए हैं और उनको हमको नगर पालिका से सहयोग मिला हुआ है। मुक्ति धाम में ही कुछ कमरे हमको अलाट कर दिए हैं, तो वहाँ हम अपने एकत्र करके कंडे रखते हैं और ये सेवा हम संडे को 1 घंटे हमारे जितने भी सदस्य हैं, और उसमें छोटे सदस्य लेकर बड़े सदस्य, बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं बड़े खुशी खुशी। तो संडे को हमारा एक रहता है कि किसी संडे को हम जो है छेना, किसी में अपना पौधारोपण के लिए जो पानी डालने का है या नियमित देखभाल करना है, ये सब करते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं एक बार मुक्ति धाम गया था, तो वहाँ पे एक फंड बॉक्स था। जी। फंड बॉक्स में आर्ट ऑफ लिविंग का एक छोटा सा फोटो बैनर लगा था और लोगो लगा था, और मैं देखा कि उसमें लोग फंड डाल रहे थे। हाँ। तो वो फंडिंग क्या चीज़ के लिए, और मैं उस चीज़ एक दिन नोटिस किया कि मैं आज तक काफ़ी सारे मुक्ति धाम गया हूँ, लोगों को देखा मैं अंतिम संस्कार में भी, कि हर जगह मतलब कपड़ा उड़ाते हैं। जी। पर मैंने पहली बार ऐसा कुछ कार्यक्रम देखा था उस टाइम कि जिसमें किसी ने भी शव पे कपड़ा नहीं ढका था और लगभग लोग फंड डाल रहे थे वहाँ जी। पे। ऐसा क्यों है ये? तो उसके लिए हमने ये सोचा कि एक नई शुरुआत थी कि वास्तव में देखा जाए तो अंतिम संस्कार में लोग जो पीताम्बरी कपड़ा लेके आते हैं, और लाने के बाद उसका उपयोग तो कुछ नहीं होता, या तो वेस्ट, पहले तो ले जाते थे लोग उसको, लेकिन आजकल लोग भी ले जाना पसंद नहीं करते और अंत में उस कीमती सामान को हम जला के राख कर देते हैं। तो हमने एक पहल किया था कि आप उस राशि से, जो कि नॉमिनल राशि रहता है 10-20, जो भी स्वैच्छिक राशि, आप सहयोग बतौर हमारे को दान पेटी में दे दो और उस पैसे का हम उपयोग सार्वजनिक हित में आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से किन्हीं अन्य स्थानों को उसका उपयोग करने के लिए किए, और उसमें लोगों ने उसे पहल को स्वीकार किया। और आज जो भी अंतिम संस्कार होते हैं, दान पेटी में निश्चित है कुछ न कुछ राशि सहयोग के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग हम आने वाले समय में आर्ट ऑफ लिविंग के अन्य कार्यों में या सेवा कार्यों में उसका उपयोग करेंगे। अब बात ऐसी है कि अच्छे काम करने के लिए लोग बहुत कम जुटते हैं। जी जी, तो है। तो आप लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग में जब जुड़े तब लगभग कितने लोग रहे होंगे, और आप लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग में लोगों को कैसे जोड़ा? कि किसी को आप लोगों ने फोर्स किया या कुछ, या सभी लोग अपने स्वेच्छा से आए? मैं अपनी बात बताऊं तो
मैं ये सेवा में 2000 मतलब कोर्स जो है मैंने बेसिक कोर्स 2012 में किया। उसके पहले मेरे मित्र जैसे राजेंद्र वाजपेयी जी हो गए, विश्वजीत सिंह ठाकुर हो गए, मेरे से जब भी कोर्स हो तो नियमित रूप से संपर्क करते थे, भैया आपको करना है, तो मैं किसी न किसी प्रकार से टाल देता था, है ना। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि भाई यदि सुदर्शन क्रिया इतना ही अच्छी क्वालिटी का है और अच्छे उपयोग के लिए है, एक तो ये बोलते थे कि ये ऐसा गुप्त क्रिया है ना, और इसको जो है हम सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहते, तो उसके लिए आप कोर्स में इन्वॉल्व होइए, तभी ये शिक्षा आपको मिल पाएगी। तो मेरे मन में आता था कि जब इतना ही अच्छा है तो उसको तो निःशुल्क कर देना चाहिए, फिर उसके लिए निर्धारित फीस भी रखते हैं। बाद में मेरे को समझ में आया कि ये फीस इसलिए रखते हैं कि जो भी कोर्स आयोजित होते हैं उसमें निश्चित है आर्थिक पहलू जो है प्रमुख होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि यदि हम निःशुल्क किसी को दें तो उसका लोग कीमत नहीं समझते। तो एक मिनिमम जो भी राशि यदि रखें तो ही उसमें इन्वॉल्वमेंट यदि आपका जो बेहतर रहता है। तो एक दोपक्षी था कि आर्थिक रूप से भी सहयोग हो जाए और लोगों को अर्थ की कीमत पता चले और सही ढंग से इन्वॉल्वमेंट भी हो। मतलब ऐसा है कि अगर जब तक पैसे नहीं दोगे किसी चीज की हाँ, कीमत पहले पता मेरे नहीं मन में चलती यही है। आता था कि इतना अच्छा ज्ञान है तो उसके पीछे एक फीस क्यों लिया जाता है, फीस क्यों लिया निःशुल्क क्यों नहीं दिया जाता। बाद में समझ आया कि ये क्रिया जो है ना किसी के एक्सपर्ट के देख रेख में ही करने लायक क्रिया है, क्योंकि ये सीधा सीधा मन से जुड़ा हुआ मैटर है लाना। तो एक निश्चित सतत देखभाल में ही करने की क्रिया है। वो बात या वो गुप्त बात करने के बाद समझ में आया। और 2013 के बाद से मैंने जो है ना, जब ये 15 में अच्छा स्वच्छता का जो एक गुबार उठा था, यहाँ पे माहौल उठा था, तो मैं उसमें शामिल हुआ था। और आज लगभग 10 साल से सप्ताह में 1 घंटा मैंने निर्धारित कर दिया है, कोई आए चाहे मत हो। यदि बाग बहरा में मैं हूँ तो निश्चित है मेरा 1 घंटा नगर के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य के हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, अपने आप को 1 घंटा में देने के लिए वचनबद्ध मान के चला हूँ। तो अब ऐसा है कि जैसा कि आर्ट ऑफ लिविंग में सदस्य हैं तो वो सारे, वो एक होता है कि ऐसी चीज़ों में आजकल के यूथ काफ़ी कम जाते हैं। जी जी। मतलब किसी भी यूथ को बोलोगे कि सफाई करने, तो मैं क्या करूँगा हाँ। सफाई वफाई यार, नगर का क्या है, मेरे एक करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। जी जी। तो जैसा कि आर्ट ऑफ लिविंग में यूथ की संख्या लगभग कितनी है? यूथ की संख्या, चूंकि ये मन से रिलेटेड है ना, शरीर से युवा होना जरूरी नहीं है। आपका मन यदि युवा है तो जैसे हम लोग इतने उम्र में भी हैं, तो हमारे सामने युवा भी जो है ना, जिस फील्ड में हम लोग अभी उतर के काम कर लेते हैं तो संकोच करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा संस्कार मिला नहीं है ना। और हमको जो मिला है वो हम बेहतर तरीके से हम लोग अभी इन्वॉल्वमेंट करते हैं। युवाओं की संख्या बदलते दौर में आती भी है, और चूंकि उस रेंज में आजकल का माहौल में बहुत जल्दी वहाँ से निकल भी जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा, सत्संग, साधना होती है, इसके अलावा और भी कुछ होता है आर्ट ऑफ लिविंग में, या बस यही सारी चीज़ें होती हैं? नहीं, हमारे मन में जैसे जैसे समय के हिसाब से आते हैं प्रश्न, हम आपस में विचार विमर्श करके एक नया कुछ करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने गुरु जी के जन्मदिन पर हमारे स्थानीय जो युवा साथी हैं, अरिहंत जैन करके, जो कि रक्तदान से जुड़े हुए थे, उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव रखा कि चूंकि आपके पास आर्ट ऑफ लिविंग अब नगर में एक चर्चित संस्था हो गई है और आपके पास अच्छा टीम वर्क है, तो क्यों ना रक्तदान का कैंप आप लोग आयोजित करो। तो उसमें हमने संपर्क किया आशीर्वाद ब्लड बैंक रायपुर से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रायपुर में जाने के बाद खून के लिए भटकते रहते हैं जब उनको आवश्यकता होती है इलाज के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ब्लड डोनेट कैंप आयोजित करें, और हमने उसको रिक्वेस्ट किया था ब्लड बैंक वालों का कि भाई जितने भी क्वांटिटी में हमारे पास डोनेशन होगा रक्त का, तो जो भी मरीज के परिजन आपसे संपर्क करेंगे रायपुर लेवल पे इलाज के लिए, तो आप उसको जो है बिना सब्स्टिट्यूट के, क्योंकि अपन बोलते हैं कि भाई आप डोनर उपलब्ध कराओ, है ना। तो चूँकि आज रायपुर में जाके कोई इलाज कर रहा है तो ऑलरेडी पीड़ित रहते हैं और अलग अलग समस्याएं होती है।
और वहाँ यदि उसको बोले कि डोनर लेके आओ तो बड़ी तकलीफ हो जाती थी। तो उन्होंने स्वीकार किया कि आप जितने क्वांटिटी में हमको ब्लड देंगे उतने क्वांटिटी में हम वहाँ पे बिना डोनर की मांग किए, और जितना हमारा निर्धारित जो प्रोसेसिंग शुल्क है उसमें भी 200 रुपये और कम करके हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो वो गुरुजी के जन्मदिन में हमने जो है बागबाहरा में शुरुआत किया, और समय पर रक्तदान भी का कैंप का आयोजन करते रहते हैं। कुछ स्वास्थ्य से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए हैं, जिसमें दंत चिकित्सा हो गया, आँख से रिलेटेड कैंप हो गए। तो इसके अलावा और कुछ, जैसे कि काफ़ी सारे होते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं कि जो स्कूल्स में भी अपने कैंपेन्स लगाते हैं। तो क्या आर्ट ऑफ लिविंग ने कभी किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ में आर्ट ऑफ लिविंग का कोई कैंपेन चला है? आर्ट ऑफ लिविंग का कैंप संभवतः सरस्वती शिशु मंदिर बागबाहरा में हमने आयोजित किया था, है ना। कि उसका जो परिसर है वहाँ पे वृक्षारोपण जब हम किए थे तो वहाँ के बच्चों के माध्यम से उसको वृक्षारोपण का शुरुआत वहाँ पे किए थे, और उन्हीं के माध्यम से जो पौधे हैं और रोपित किए थे, और उसमें ट्री गार्ड भी सुरक्षित ढंग से हो, देखभाल उसके लिए हमें स्थानीय नगर से हमको सहयोग मिला था ट्री गार्ड का, और जिसमें हमने उस स्मृति में उनके या उनके परिवार के स्मृति में शब्द लिखकर वहाँ पे उनको ये लगे कि उनका राशि जो है किसी न किसी माध्यम से उपयोग में लाया जा सके। तो बागबाहरा में लगभग अभी तक कितने सारे वृक्षारोपण हो चुके होंगे आपके अंदाजे से? सबसे बड़ा मेगा हमारा प्रोजेक्ट था मेन रोड में, 200 पौधे हमने लगाए थे, और बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी किया था। कम से कम 5 से 7 फीट ऊंचाई तक पहुंच हो गया था। लेकिन आपका NH का पुनर्निर्माण और विस्तारीकरण के कारण वो पौधे सब नष्ट हो गए, जिसका हमको आज भी अफसोस होता है। नहीं तो देखने लायक होता बागबाहरा की रौनक। तो जैसा कि आज के टाइम में आप लोग इतना कर रहे हो, स्वच्छता अभियान चलाया आप लोगों ने, वृक्षारोपण का चलाया, पर फिर भी आज के टाइम में पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, जो कि प्लास्टिक एक ऐसा वेस्ट है जो कि डिस्पोज नहीं हो पाता है। तो उसके रिलेटेड भी मैंने कुछ सुना था कि आप आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा कुछ किया जाता है। तो क्या किया जाता है, आप बता सकते हैं? सही सुने आपने। हमने सोचा कि जो छोटे छोटे आयोजन होते हैं, चाहे जन्मदिन हो, चाहे छठी कार्यक्रम हो, इसमें लोग जो है दोना पत्तल डिस्पोजल का यूज़ करते थे। तो हमारे मन में विचार आया कि क्यों न प्लास्टिक मुक्त आयोजन के लिए कुछ प्रयास किया जाए। हमने अपने सदस्यों से चर्चा किया, और उसके लिए हमारे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम उसको बर्तन बैंक की स्थापना करें, जिसमें जो छोटे छोटे आयोजन हैं, बड़े आयोजनों के लिए तो खैर किराया भंडार रहता ही है, छोटे आयोजन की पहुंच हमारे बर्तन का यदि हो जाए तो प्लास्टिक मुक्त की तरफ से कम सहयोग तो होगा। इसके लिए हमने जो है थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, इतने आइटम कम से कम हम लोगों ने 1000 की क्वांटिटी में खरीद कर रखे, और उसको ये भी शर्त रखे कि आप इसको आयोजन में निःशुल्क आप ले जाइए, शर्त यही है कि आप साफ़ सुथरा उस ढंग से वापस भी लाइए। तो ऐसा उसका रिस्पांस हमको मिला। हमारे खुद के आयोजन हो, सदस्यों के आयोजन हो, चाहे हमारे आसपास के छोटे भी आयोजन हो, तो उसमें हमारा प्लास्टिक की जगह में स्टील के बर्तनों का उपयोग होते गया। और उससे हम जो सोचते थे कि प्लास्टिक में मुक्त में हमारा कुछ योगदान हो, तो हमने उसमें प्रयास में सफलता प्राप्त की थी। मतलब सीधा बोला जाए तो जो वेस्ट प्लास्टिक का होता है उसको काफ़ी ज़्यादा कम हो करने गया का प्रयास किया। तो जैसा कि आपने बताया कि ऐसे ऐसे पूरे कार्यक्रम प्रोग्राम्स आयोजन होते हैं, तो ये सिर्फ बागबाहरा में ही होते हैं या आसपास के बड़े शहरों में या गांव में भी होता है ये सारे? मैं आपको जानकारी देना चाहूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का कार्यक्रम तो सर्वसुलभ है, सभी के लिए उपलब्ध है, पर देखने में आता है कि अधिकांशतः आर्ट ऑफ लिविंग की पहुंच शहर तक ज़्यादा रहती है, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग को जानने के लिए, समझाने के लिए शहर के लोग पढ़े लिखे रहते हैं, उनको आराम से हम समझा लेते हैं और वो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। पर यदि हम इसी को देखें कि ग्रामीण पहलू में हमको कोर्स करना है, तो गांव के लोगों को समझाने के लिए हम ये बताएंगे कि पैसा लेके हम कोर्स करते हैं,
आप आर्ट ऑफ लिविंग करिए, सुदर्शन क्रिया है, ये ऐसी सारी तो उनको बिल्कुल आसानी से समझ नहीं आती। तो उसके लिए हमारे यहाँ गुरुजी द्वारा एक छोटा सा डिजाइन किया हुआ कोर्स है, नव चेतना शिविर बोलते हैं हम उसको। वो भी जैसे हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का 6 दिन का कोर्स जो सशुल्क होता है, जिसमें हम पैसा लेके कराते हैं, उसकी जगह में हम निःशुल्क गांव में हम आयोजित करते हैं नवचेतना शिविर। उसमें भी ये सारी क्रियाएं जो हम आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स बागबारा में करते हैं और जिसके माध्यम से हम शुल्क लेकर करते हैं, पर उसमें हम सुदर्शन क्रिया को नहीं बताते। उसकी जगह में वहां पे हम राम ध्यान कराते हैं, और राम ध्यान कराने के बाद उस नवचेतना शिविर में प्रतिदिन साधना होती है, पूरी साधना होती है, राम ध्यान भी होता है और प्रतिदिन सत्संग भी होता है। मतलब हम उनको तीनों चीज दिखाते हैं, प्लस साथ में हमको ये भी सिखाते हैं कि हमको सेवा भी करना है। तो गांव में एक दिन उसी शिविर से लोगों को लेके हम सेवा के लिए भी उनको ले जाते हैं, और गांव में जैसे स्वच्छता अभियान करना, ये करना, मतलब कुछ माध्यम से उनको सेवा भावना, मतलब हमारा जो 3 संकल्प है, साधना, सेवा, सत्संग, इसका एक छोटा सा स्वरूप दिखाते हैं, जिससे कि उनमें उनके मन में जागृति आए कि हम आखिर करें क्यों। ऐसा हो कि ये मतलब हाँ। इतना छोटा सा करने में ऐसा इतना कर अच्छा इस लग तरह रहा से है। करवाते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं है कि मैंने कचरा साफ किया, ऐसा नहीं, सब खुशी खुशी करते हैं सारी चीजें। सहज रूप से लोग जुड़ते हैं इससे, है ना। अब उनके मन में आता है कि जब इतनी छोटी चीज में करने में हमको इतना मजा आ रहा है, और इसको यदि आगे और करें तो कैसा रहेगा। तो फिर इस माध्यम से हमारे वहाँ कोर्स आयोजित होते हैं, और जो फिर उस कोर्स के लिए हमारे जो प्रशिक्षित शिक्षक है वो उस कोर्स के लिए आते हैं। और नव चेतना शिविर के लिए हम जैसे आगे इसकी और भी आगे कई कोर्स होते हैं, एडवांस कोर्स है, डीएसएन कोर्स है, ऐसे कम से कम 35 से 40 कोर्स हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, जो अलग अलग स्तर के कोर्स है, जिसमें हमको सिखाया जाता है कि गांव में कैसे संपर्क करना, आर्ट ऑफ लिविंग का नव चेतना शिविर कैसे करना, और इस सब के माध्यम से हम गांव के लोगों को भी अपने आर्ट ऑफ लिविंग में कैसे जोड़ सकते हैं। तो सबसे एकदम सरल साधन गुरुजी ने बताया, नव चेतना शिविर करो, 6 दिन उनके साथ मस्त मस्ती करो, उनको सहज रूप से साधना और सेवा में जोड़ दो। तो जैसा कि मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में लगभग देखा है कि मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में बागबारा के। इनफैक्ट मेरे पापा भी खुद इतने सालों से हैं, तो मैं एक चीज़ नोटिस करा कि हर आदमी लगभग मुस्कुराते ही रहता है हमेशा। किसी के लाइफ में ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, कभी कुछ होता नहीं है कि आर्ट ऑफ लिविंग में कि नहीं ऐसा झगड़े वगड़े या कुछ खतरनाक हादसा या घटना वगैरह? देखो, मनुष्य को जो जीवन मिला है उसमें तो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, कई प्रकार की समस्या आती है, और छोटी मोटी समस्या तो सबके जीवन में निरंतर लगी रहती है। पर आर्ट ऑफ लिविंग हमको यही तो सिखाता है क्या, कि हर मुसीबत से हमको कैसे बाहर निकलना है, फंसना नहीं है उसमें, उससे बाहर निकलना और हंसते मुस्कुराते रहना है। मैं एक अपना हादसा याद मैं करके बताता हूँ आपको, कि हम 4 मित्र आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स के लिए जा रहे थे। मैं, विश्वजीत सिंह ठाकुर, यशवंत जिंदल और राम कुमार जी, हम चारों भिलाई के लिए यहाँ से निकले, मस्त हंसते मुस्कुराते, गाते बजाते, मस्ती करते हुए। बीच में आरंग में हमने नदी में भोजन किया, अपना टिफिन लेके गए थे, मस्त पुल के ऊपर भोजन किया, वहां से फिर हंसते मुस्कुराते निकल गए। और जैसे हम भिलाई एंट्री किए और सुपेला पहुंचे, इतना भयंकर हमारा एक्सीडेंट हुआ कि देखने वाले आज भी सोचते हैं कि चारों उस एक्सीडेंट से बच कैसे गए। यही गुरु कृपा है हमारी, और यही गुरु कृपा और यही हमारी जो साधना की शक्ति है, जो उस क्षण हमको बचा के रखी। बड़े आसानी से हम चारों सहज रूप से कार से बाहर निकले, देखते हैं कि बिजली का खंभा डिवाइडर का टूट के जमीन में पड़ा हुआ है, आगे से कार बैंड, पीछे से ट्रक आके ठोक दी, पूरा दोनों तरफ से कार चिपक गई, और हम एकदम सुरक्षित चारों के चारों। वो हल्का फुल्का इंजरी तो हुई थी, थोड़ा नाक में लगा, किसी के हाथ में लगा, लेकिन चारों इतनी बड़ी घटना के बाद कोई भी मतलब गंभीर इंजरी नहीं हुई थी। इतनी बड़ी इंजरी हुई थी कि लोग देखने वाले आश्चर्य करते हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आप लोग बच कैसे गए। शायद हम लोग की साधना, सेवा, सत्संग का प्रभाव रहा हो, या
जिस संस्था से हम जुड़े हैं उस गुरु का प्रभाव रहा हो, लेकिन हम महसूस करते हैं कि कोई ना कोई शक्ति हमको उस समय बचाई, और हम अभी भी ये देखो आपके सामने बैठे हैं। उसके बाद भी आपने कोर्स किया? और उसके बाद भी 3 दिन का कोर्स फिर किए, वहां जाके रेगुलर कोर्स किए, फिर वापस आया, अपना एक्सपीरियंस सबको बता। आज भी गाड़ी इस कंडम स्थिति में थी कि गाड़ी को रिपेयरिंग नहीं हुई, गाड़ी कचड़ा में बेचनी पड़ी, गाड़ी इस स्थिति में पहुंच गई थी वो गाड़ी। तो जैसा कि अभी राजन अंकल ने बताया, वैसा आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो या कुछ भी आपको बहुत यादगार रहा? हम सेवा को एंजॉय करते हैं। सेवा से प्रभावित होके हमको एक छोटा सा साउंड बॉक्स मिला था। उसको हर साप्ताहिक सेवा में उसका उपयोग करते हैं और उसमें अच्छे अच्छे गाने बजाते हैं, और जिसमें से हम लोग का फेवरेट सॉन्ग जो हमारे सदस्यों को बहुत उत्साहित करता है, अभी होली आने वाली है, उसी से रिलेट एक फाग गीत है जिसके बोल हैं, नहीं आए मानुष अवतार मजा ला उड़ा ले जिंदगी में। उसके शब्द इतने बढ़िया हैं कि हमारे सदस्य जैसे ही गाना चलता है उसकी स्टार्टिंग म्यूजिक सुनते ही उनका अलग माहौल देखने को मिलता है, और बात मत पूछो, हमारे सदस्य खूब एंजॉय करते हैं। और यादगार पल में हमारे मेमोरी में जितने भी सफल आयोजन होते हैं वो गाना हम जरूर उसको लगाते हैं, वो हमारा फेवरेट सॉन्ग है। ऐसे करके हमारा साप्ताहिक आयोजन होते रहते हैं। बहुत अविस्मरणीय पल है। हमारे साथी जो हमारे बीच आज नहीं रहे हैं उनके भी शाम कभी कभी देखने को मिलता है उसके साथ में, तो हमारी याद ताज़ा हो जाती है और हमारे दोस्त मज़े से याद आते हैं आज भी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए क्या आप एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगा। जैसा कि हमारा उद्देश्य है लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाना, तो हम तो बोलते हैं जैसे हम हंसते गाते मुस्कुराते इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ सहभागी बनिए और आप भी इसको एंजॉय कीजिए। इससे बड़ा संदेश और क्या होगा? पूरे समाज को तो हम जोड़ने चले हैं, सारा समाज हमारे साथ जुड़े और हम समाज के साथ जुड़े। हम चाहते हैं कि सारे लोग जितने भी हैं समाज के लोग, हर समाज के हर वर्ग के लोग हमारे साथ आएँ और इसको एंजॉय करें। ये तो आर्ट ऑफ लिविंग चाहता है और आर्ट ऑफ लिविंग का यही उद्देश्य है, यही संदेश है। जैसा कि आज के टाइम में लगभग हर किसी को डिप्रेशन हो गया है, मतलब यूथ भी इतना डिप्रेस हो चुका है। एंड मैंने खुद अभी ये पॉडकास्ट शूट करते टाइम अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो गेस्ट हैं उनके मन में अभी तक कुछ भी मेरे को दुख ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कंटिन्यूअस मैं देख रहा हूँ कि स्माइल कर रहे हैं, घर से आए हैं, जब से आए हैं तब से मैं स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। तो और अभी जितनी भी चर्चा हुई वो सारे सुनने के बाद एक बार तो मैं भी ज्वाइन करना चाहूँगा आर्ट ऑफ लिविंग, और यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करें। तो आप लोगों को ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी 36 टॉक्स में। एंड इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप दोनों का, आप लोग आए हमारे चैनल पे, और धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।